अच्छा जी, आज का मौजू जो है हमारा ये लिटरेरी या रिफ्लेक्टिव एसेज, जिनको एब्स्ट्रैक्ट एसेज भी चंद फोरम्स पे कहा जाता है, इनसे डील करना है। हमने अभी तक एक्सपोजिटरी एसेज डिस्कस किए हैं जो सिंपल सीधे प्लेन एसेज थे, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। और फिर उसके बाद हमने आर्गुमेंटेटिव एसेज डिस्कस किए, जिसके अंदर एक साइड चूज करना जरूरी है और साथ अगर काउंटर आर्गुमेंट इंक्लूड करते हैं तो उससे मजीद बेहतर आपका जो है एक्सप्रेशन हो सकता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिटरेरी एसेज, जो कि टेक्निकली तो एक्सपोजिटरी एसेज ही हैं, मगर इनको जो पूछने का अंदाज है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ से मुराद ये कि आपको सीधी सीधी बात नहीं पूछी जाती, बल्कि थोड़ा सा उसका अंदाज जो है अदबी कर दिया जाता है, जिसको वैसे हम उर्दू में कह सकते हैं शायराना कर दिया जाता है। आपको सबसे पहले उस टाइटल को, यानी कि ऐसे का जो मौजू दिया जाता है, उसे इंटरप्रेट करना है, यानी कि उसे इलेबोरेट करना है कि आप उसका मीनिंग समझ क्या है। और फिर उसके बाद आपने उस चीज को एक्सप्लेन करना है, जो आमतौर पर ऐसे राइटिंग में जिस तरह किया जाता है। सो सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को देख लें जो आमतौर पे रिफ्लेक्टिव एसेज इसके अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 जो आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, इट इज एवरी सोल्यूशन ब्रीड्स न्यू प्रॉब्लम, कि हर सोल्यूशन जो है वो मजीद मसाइल लेके आता है। अब देखने से ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट लगती है, जो बज़ाहिर गलत शायद लग रही हो, मगर हकीकत में जाए तो फिर ये बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि आप जब भी किस सोल्यूशन के साथ आए हैं, उसने मजीद मसाइल जो है उनको पैदा किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीमारी के सोल्यूशन के तौर पे एलोपैथिक ड्रग्स मुतारिफ कराई, मगर एलोपैथिक ड्रग्स की वजह से इम्यूनिटी वीक हुई और मजीद प्रॉब्लम्स आ गई। इसी तरह आपने इंसान की जिंदगी को आसान करने के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डेवलप किया, तो इंसान की जिंदगी तो आसान होगी, मगर बदतरीन भी होगी, क्योंकि अब वो ना एक्सरसाइज करता है, ना ही जो है वो उस तरह सेहतमंदाना जिंदगी गुजार रहा है। सो जितने भी आप एग्जांपल देंगे कॉमन एवरीडे लाइफ से, वो यही प्रूव करेंगे कि हर सोल्यूशन जो है उसने बिल आखिर नए मसले को ही जन्म दिया है। सिमिलरली 2022 में जो ऐसे पूछा गया था एनसीएसएस रिफ्लेक्टिव ऐसे, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, कि आप जितना अमन में मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, पसीना बहाएंगे, बुरे वक्त में उतना ही कम नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। हकीकत में देखा जाए इनफरादी सतह पे, तो एक इंसान जो अपनी नौजवानी में मेहनत करता है, जैसे माशाल्लाह आप लोग भी कर रहे हैं, नौजवानी में जाहिर है पीस से मुराद कि लाइफ सूटेबल होती है, आप बीमारियों से बचे होते हैं, किसी हद तक फाइनेंशियल वरी से भी बचे होते हैं, और दूसरा आपके अंदर जिस्मानी ताकत और जहनी ताकत होती है, सेहत होती है। तो अगर उस दौरान आप मेहनत करेंगे, तो जिस वक्त आप बुढ़ापे में जाएंगे, द लेस यू ब्लीड इन वॉर, यहां से वॉर का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई प्रैक्टिकल जंग जो है वो लड़नी है, ये हरगिज मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि बुरे वक्त में उतना कम नुकसान उठाएंगे, तो जिस वक्त आप सर्विसेज में कामयाब हो जाएंगे, गवर्नमेंट सर्विस सिक्योर कर लेंगे, तो बुरा वक्त आप डेफिनेटली इतना बुरा नहीं गुजारेंगे, क्योंकि आपके पास पेंशन भी होगी और मजीद हो सकता है मुराद भी हो। नेशनल लेवल पे आ जाए कि जो कौमें अच्छे वक्त में अच्छे फैसले करती हैं, बुरे वक्त में उतना ही वो नुकसान कम उठाती हैं। द लेस यू ब्लीड इन वॉर से मुराद है कि नुकसान तो होगा, मगर आपका बहुत कम खून बहेगा, यानी कि बहुत कम नुकसान होगा। सो दैट इज द आइडिया। सिमिलरली जो आखिरी टॉपिक है, दैट इज आवर साइंटिफिक पावर हैज आउटरन आवर स्पिरिचुअल पावर। हमारी साइंसी ताकत ने खत्म कर दिया हमारी रूहानी ताकत, उस पर हावी हो गई है। वी हैव गाइडेड मिजल्स
एंड मिसगाइडेड मैन। हमारे जो मिसाइल हैं वो तो गाइडेड हैं, यानी जो टारगेट बताते हैं आप सीधा वहीं पे जाके ये स्ट्राइक करता है। मगर लोग जो हैं वो मिसगाइडेड हैं, लोग जो हैं वो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, वो बेराहरू हो गए, मिसगाइड हो गए। तो बात बिल्कुल सही है जी, लोग कैसे मिसगाइड हुए? नंबर एक कि अब लोग ज्यादा लालची हैं, ज्यादा लालची हैं, मिसगाइड हो गए। अपनी लालच और अपने जाती मुफाद को तरजीह देने के लिए जंग में कौमों को झोंक दिया जाता है। तो चाहे आप हिटलर की बात करें, कि जो साइंटिफिक पावर है उसने रूहानी ताकत को उस पर बाजी ले गई है। चाहे आप अमेरिका की बात करें, कि अखलाकियात की वो बाजी ले गए, क्योंकि एटॉमिक बम इसने गिरा दिया था, इसलिए स्पिरिचुअल पावर इसकी खत्म होगी साइंटिफिक पावर के जुमरे में आके। तो हमारी ये जो साइंटिफिक पावर है इसने हमारी रूहानी ताकत को खत्म कर दिया। इसी तरह अगर आप देखें, साइंटिफिक पावर से मुराद क्या है कि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, तो व्हाइट कॉलर क्राइम्स भी देखें किस कदर ज्यादा बढ़ गए हैं, कि अब मॉरलिटी जो है वो भी उस तरह अवाम में शऊर बैदार नहीं कर सके। तो ये वो लिटरेरी एसेज है, अदबी स्टाइल से लिखे हुए ऐसे, जो आमतौर पे आपको इम्तहानों में पूछे जा सकते हैं। मजीद अगर सिविल जज के गुज़िश्ता 4-5 साल के पेपरों को देखा जाए, तो उसके अंदर हमेशा एक मिक्स ट्रेंड ही रहा है। आपको एक्सपोजिटरी, लिटरेरी और आर्गुमेंटेटिव ऐसे तीनों किसी न किसी बहाने पूछे जरूर जा रहे हैं। 2021 के पेपर की तरफ अगर हम रिव्यू करें, तो इसके अंदर जो आखिरी टॉपिक है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, अ स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान, किसी हद तक एक लिटरेरी स्टाइल लेके जा रहा है, क्योंकि यहां पे मुहावरा है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, कि जो चीज मुस्तकिल नहीं होती वो कभी भी कारामद भी नहीं रहती है। अ स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर यही स्ट्रगल है, यही टसल है डेमोक्रेसी की और डेस्पोटिक रिजीम्स की, जो हमेशा आपस में न बर्दाश्त मारे हैं। अगेन, लिटरेरी ऐसे भी रिफ्लेक्टिव ऐसे या लिटरेरी ऐसे भी एक्सपोजिटरी ऐसे ही होता है, बस इसका थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ है। मजीद दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं। नंबर एक, अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। तो 1000 यानी कि बड़े रास्ते, बड़े काम अगर आपने करने भी हों, तो हमेशा पहले कदम बेसिक से शुरू होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि केएफसी के ओनर ने एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून जो है स्टैब्लिश करना था, मगर उसने खुद केएफसी के बर्गर बेचे, जो कि रिजेक्ट हो गए थे पहले। इसी तरह शाओमी मोबाइल फोन का जो मालिक अभी एक बिलियनर है, उसने 2011 में खुद चाइना की सड़कों पे पिच करता था और लोगों को कन्विंस करता था कि उसका मोबाइल फोन ले लें। तो अगर आपने जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, सफर मुकम्मल करना है, तो वो छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। इट बिगन्स विद अ सिंगल स्टेप, कि आप छोटी चीजें दुरुस्त करें, बड़ी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। इसी तरह दूसरा लिटरेरी ऐसे जो यहां पे पूछा गया है वो क्या था? वन थॉर्न ऑफ एक्सपीरियंस इज वर्थ अ होल विल्डरनेस ऑफ वार्निंग, कि एक कांटा जो तजुर्बे का लग जाता है, यानी कि एक तल्ख तजुर्बा जो आपको मिलता है, वो चाहे कितनी बार आपको वार्निंग जुबानी क्यों ना दी जाए, उससे हमेशा भारी ही होता है। तो जो आदमी नुकसान उठा के सीखता है, उसको आप कितनी बार खबरदार क्यों ना कर दें, वो शायद उस तरह ना सीखे। अगेन डियर स्टूडेंट, डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज कि यहाँ पे कौन सी पर्सनैलिटीज आप दे सकते हैं। एंड देन नंबर 3, अर्न लर्निंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग।
इस तरह के एसेस कभी अटेम्प्ट ना करें कि जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व हो। लिटरेरी एसे या एब्स्ट्रैक्ट एसे चूज जरूर करें, मगर उसका मकसद ये होना चाहिए कि आपने टॉपिक को ठीक इंटरप्रेट किया हो। And number 5, one of the most famous topics, we are created free and free we must remain. अगर आप देखें तो जो सबसे मशहूर कोटेशन है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज इन शैकल्स एवरीवेयर, कि इंसान पैदा तो आजाद हुए मगर हर जगह वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो यहां पे भी बात वही है, वी आर क्रिएटेड फ्री एंड फ्री वी मस्ट रिमेन। तो भाई हम फ्री क्यों नहीं रहे हैं, या क्यों नहीं हम अभी तक अपनी आजादी इस काबिल हो गए कि उसे पा लिया जाए। सो वी आर क्रिएटेड फ्री, हमें आजाद पैदा किए गए, फ्री वी मस्ट रिमेन, और हमें आजाद ही रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन इज नॉट लाइक दैट, मगर बदकिस्मती से सूरत हाल ऐसी नहीं है। आपको फ्रीडम नहीं मिलती है। बचपन में आप अपने पेरेंट्स को समझ रहे होते हैं कि इन्होंने आपको कैद किया, और आप कहते हैं कि जब हम एजुकेशन मुकम्मल करेंगे तो उस वक्त आजाद हो जाएंगे। जिस वक्त एजुकेशन मुकम्मल करके नौकरी में आते हैं तो आपको फील होता है कि यहाँ पे भी आप एक निजाम के गुलाम है, चाहे वो आपका बॉस है या कोई कंपनी, आपको वहां पे भी आजादी नजर नहीं आती। फिर उसके बाद अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे पड़ती हैं तो फिर आपको डबल शिफ्ट्स में भी काम करना पड़ता है, उनकी फलाह बहबूद का भी ख्याल रखना पड़ता है कि फैमिली सफर ना करे। अगेन आपको आजादी नहीं मिलती। सो इंसान पैदा तो आजाद हुआ है मगर हालात उसको आजाद नहीं रहने देते। और वो हालात क्या हैं? वो है जिम्मेदारियों के हालात, कि आपको जो जिम्मेदारी हैं वो बहुत उठानी पड़ती हैं। सो अगेन वो जिम्मेदारियां चाहे आपके करियर की हो, मुआशरे की हो या खानदान की हो, वो अपनी जगह पे मौजूद है। 3 पैराग्राफ कैसे के लिए ये एक अच्छा टॉपिक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मिजाज यहां पे क्या है कि लिटरेरी एसे में हमेशा आप पहले टॉपिक को इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि उसको एलैबोरेट करते हैं कि भाई इस टॉपिक का मतलब क्या है। फिर उसके बाद आप उस पे एसे लिखना शुरू करते हैं। अब यहां पे जिन लिटरेरी एसेस का मैंने इंतखाब किया है, ये चंद 5 या 10 एसेस हैं जिनका कंटेंट मिलता जुलता है और खास तौर पे इन्हीं डोमेन्स से ज्यादा बनाया जाता है। अब यहां पे टॉपिक जो दिया गया है वो है न्यू ब्रूम्स स्वीप क्लीन। ये टॉपिक एक्चुअली 2017 और 18 के प्रमोशन एग्जाम में दिया गया था बाय एफपीएससी फॉर ग्रेड 18, और ग्रेड 18 में डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए आपको जो एक पेपर दिया जाता है इंग्लिश का, एसे राइटिंग का क्वेश्चन भी उसी में ही होता है, प्रेसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन भी उसी में ही होती है। क्योंकि ग्रेड 18 के एग्जाम में तो डेफिनेटली फिर डिफिकल्टी लेवल जो है वो भी रेज हो जाता है। अब अगर ये टॉपिक आपको इम्तिहान में पूछा जाए, न्यू ब्रूम स्वीप क्लीन, तो जाहिर है इसका जो ज़ाहिरी मीनिंग है मैं उसे लेके ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं सबसे पहले इसके ज़ाहिरी मीनिंग को इंटरप्रेट करूंगा। तो यहां पे लिखा है जी न्यू ब्रूम्स, नई झाड़ू, स्वीप क्लीन अच्छी सफाई करती है। तो क्या मुझे इस ऐसे में झाड़ू के फजाइल लिखना है? हरगिज नहीं। मैंने वो सिंबॉलिक मीनिंग इसका दरियाफ्त करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, द सिंबॉलिक मीनिंग वाज न्यू ब्रूम्स मींस यूथ, स्वीपिंग क्लीन्स मींस देयर एफिशिएंसी। कि न्यू ब्रूम्स यानी कि जो यूथ है ये काम करने में ज्यादा एफिशिएंट है। अगर आप पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन, बिजनेस, रिलीजन या स्पोर्ट्स का मैदान देखें, जहां जहां पे नौजवान हैं वो उतने ही ज्यादा एफिशिएंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको एग्जांपल्स आनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स में उन नौजवानों की एग्जांपल्स थे कि जो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, जमहूरियत की ज्यादा बेहतर खिदमत कर रहे हैं, उन नौजवानों के एग्जांपल्स थे।
साइंस में भी उन नौजवानों की एग्जांपल्स दें जिन्होंने बहुत एफिशिएंटली और बड़ा अच्छा काम किया। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें इस एस्से में सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान रेलिवेंट नहीं है, बल्कि इसकी एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस है। सारी दुनिया की बात कर रहा हूं। तो साइंस के मैदान में मैं नौजवानों का जिक्र करूंगा, तो फिर अल्टीमेटली एंड में पाकिस्तानी नौजवानों का भी जिक्र करूंगा कि जो बहुत एफिशिएंट रहे न्यू ब्रूम स्वीप के। सिमिलरली साइंस एंड एजुकेशन के बाद अगर आप बिजनेस वर्ल्ड का सेक्टर कंसिडर करें, तो यहां पे भी आपको बेशुमार नाम मिल जाएंगे दुनिया और पाकिस्तान के या साउथ एशिया के उन नौजवानों के जिन्होंने बिजनेस स्टैब्लिश किया और अपना नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 में लिखवा दिया। सिमिलरली रिलीजन में नौजवानों का बहुत ज्यादा किरदार है। नौजवान जिस तरह इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं और इसकी खिदमत कर रहे हैं, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स, कोशिश करें कि इसका जिक्र किसी तरह जरूर आए। स्पोर्ट्स में भी देखें तो नौजवान ही हैं जो आपकी टीम्स को चला रहे हैं, बूढ़ा तो है ही नहीं, क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद मीडिया, मीडिया के अंदर भी जो नौजवान है उनके नाम आपको पता है। जैसे मखदूम शहाबुद्दीन हो गए, ऐसे नौजवान जो कि मीडिया में सच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। सो कहने का मकसद क्या है कि आपको अगर टॉपिक वो देगा तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देगा, घुमा फिरा के देगा। आपने सबसे पहले उस टॉपिक को इंटरप्रेट करना है कि एक्चुअली मुझे इस टॉपिक की क्या समझ आएगी। भाई कोई और शख्स करेगा, हो सकता है वो इसका मतलब ही कुछ और लो। लिटरेरी ऐसे हमेशा एक जैसा नहीं लिखा जाता, हर आदमी का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है। सो जो मेरा थीसिस होगा वो क्या होगा कि न्यू ब्रूम सिंबलाइज या मीन यूथ एंड स्वीपिंग क्लीन मीन्स देयर efficiency, which can be seen in politics, science, education, business, religion, sports and media। ये चूंकि सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटलाइंस बनाई गई हैं जिसके अंदर 2 से 2,500 वर्ड कैसे चाहिए होता है। आपका चूंकि 5 पैराग्राफ ऐसे है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के अलावा ये 3 रीजंस ही आपने बयान करने हैं जिसकी वजह से जो नौजवानों की एफिशिएंसी है उसका भरपूर दिफा किया जा रहा है। सो ये जो पहला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, ये लिखना बहुत जरूरी है ताकि आप एग्जामिनर को ये हिंट दे दें, क्लू दे दें कि आपको इस स्टेटमेंट की ये बात समझ आए। डियर स्टूडेंट्स, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जैक्टली इन तमाम सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। कौन से? पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन, बिजनेस, रिलीजन, स्पोर्ट्स एंड मीडिया। सो मिसाल के तौर पे सीएसएस 2023 की तरह अगर आपको भी ये सवाल पूछ लिया जाता कि pathways to Pakistan's surely with hardships comes ease, कि बेशक मुश्किलात के साथ आसानी आती है। वैसे भी कुरानिक वर्स है, अगर नहीं पता तो फिर भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, एग्री से कर सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर आप देखें जिन सियासतदानों ने मुश्किलात उठाई कामयाब भी वही हुए। दुनिया से शुरू करता हूं। अब्राहम लिंकन 8 बार इलेक्शन लड़ा, 8 बार हारा, कामयाब नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारी। श्योरली विद हार्डशिप्स कम्स ईज, आजमाइश के बाद, मुश्किलात के बाद हमेशा सहूलत यानी कि आसानी आती है।
सो अब्राहम लिंकन का जिक्र किया, तो अब मैं आऊंगा थर्ड वर्ल्ड की तरफ। तो यहां पे अब जिक्र करूंगा मैं साउथ अफ्रीका का, नेल्सन मंडेला। हार्डशिप्स, 27 साल जेल, मगर उसके बाद फिर प्रेसिडेंट। और जिस ऐसे में पाकिस्तान का जिक्र नहीं है वो ऐसे मुकम्मल नहीं है। सो श्योरली विद हार्डशिप्स कम्स ईज, के मुश्किलात के साथ हमेशा आसानी आती है। जिन्ना साहब की जिंदगी देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी, कि किस कदर मुश्किलात थी और उसके बाद बिल आखिर आसानी है। सो अगेन साइंस से भी मिसालें लें तो आपको बेशुमार मिसालें मिलेंगी उन अफराद की जिन्होंने बेतहाशा तकलीफ उठाई और बिल आखिर कामयाब हुए। एडिसन की मिसाल उसमें से सामने है, 1030 एक्सपेरिमेंट्स, और बिल आखिर बल्ब उसने इजाद कर लिया। फिर उसके बाद आप एजुकेशन में मिसाल लें, बिजनेस में, रिलीजन में, और रिलीजन में भी मिसाल लें तो अंबिया इकराम की जिंदगी आपके सामने है कि जिन्होंने बेतहाशा तकलीफ उठाई मगर कामयाबी हासिल कर ली। सेम यही आइडिया, यही सेक्टर्स, सेम यही आइडियाज, यही सेक्टर्स डिस्कस किए गए दूसरे टॉपिक में, व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन मेक लेमनेड, यानी कि जिंदगी जब आपको मुश्किलात दे, आजमाइशें दे, तो उसे अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करें। सो सेक्टर्स यहां पे भी सेम है, स्टोरी यहां पे भी सेम है कि पॉलिटिक्स में जिंदगी ने फूल निछावर नहीं किए थे अब्राहम लिंकन पे, लेमन्स फेंके थे, यानी कि चैलेंजेस दिए, मगर आपने हिम्मत नहीं हारी और बिल आखिर कामयाब हुए, अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया। यही हाल नेल्सन मंडेला और यही हाल मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना साहब ने बहुत ज्यादा मुशक्कत की, 1912 से स्ट्रगल, मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बाद, और फल मिलता है 1940 में। बैरिस्टर करके लंदन आते हैं, लंदन से आते हैं, 3 साल मुकदमा नहीं मिलता, मगर हार नहीं मानते, अपनी मुश्किलात को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करते हैं। सेम अगेन वही मिसालें साइंस, एजुकेशन, बिजनेस, रिलीजन और मीडिया से। जिन लोगों की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं वो उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करते हैं। यही टॉपिक, यही मटीरियल स्टेटमेंट से भी, लेट मी टेक केयर ऑफ टुडे, टुमारो शैल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मुझे अपना आज संभालने दो, कल खुद ब खुद संभल जाएगा। बिल्कुल सही है। अब्राहम लिंकन ने हर रोज मेहनत की, अपने टुडे, आज पे ध्यान दिया, कल उनका खुद ब खुद ही संभल गया। एक मिसाल पेश की, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी हर रोज मुशक्कत की, अपने आज पे ध्यान दिया, मुस्तकबिल खुद ब खुद संभल गया। और यहां पे आप मिसाल उन कौमों की भी लिख सकते हैं कि जिन्होंने अपने प्रेजेंट पे फोकस किया तो उनका फ्यूचर भी खुद ही कामयाब हो गया, रोशन हो गया। सो मुझे अपना आज अच्छा करने दो, कल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स अमंग एग्जामिनर इज द टॉपिक, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये मुश्किलात के बड़े फवाइद होते हैं।
Again, dear students, same sectors. Okay, sweet are the uses of adversity when we see the life story of eminent personalities in the field of politics, science, education, business, religion, sports and media. जब हम उन शख्सियात की जिंदगी देखते हैं इन तमाम सेक्टर से, तो प्रूव होता है कि अगर उनकी जिंदगी में मुश्किलात ना ही होती तो फिर वो इतने बेहतरीन इंसान ना बनते। अगेन अब्राहम लिंकन, वही मिसाल दे रहा हूं कि अगर इसकी जिंदगी में मुश्किलात ना आती है, 8 बार इलेक्शन ना हारता, तो इतना कामयाब प्रेसिडेंट भी ना बनता। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। नेल्सन मंडेला 27 साल अगर वो मुश्किलात ना फेस करता तो प्रेसिडेंट भी ना बनता। जिन्ना साहब बैरिस्टर बन के आए तो 3 साल केस नहीं मिला, उधार लेके दोस्तों से गुजारा करते थे, पैसे बचाने के लिए टांगा इस्तेमाल नहीं करते थे, पैदल चला करते थे। और आप फरमाते थे कि बंबई की कोई गली ऐसी नहीं थी जहां से मेरे कदम ना गुजरे, यानी कि मैं इतना पैदल चला। स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। अल्लाह ताला आपको आगे बहुत बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा था, तो ये चीज शुरू में बयान करना जरूरी है। अगेन सेक्टर्स वही सेम है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आपने सेम बात ही करनी है, सेम इंटरप्रेट ही करना है। और आखिरी टॉपिक है विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर बहार आती है, अगर खिजा आती है, तो क्या बहार ज्यादा दूर नहीं? कि अगर बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा वक्त भी चल आएगा। अगेन द सेम टॉपिक, श्योरली विद हार्डशिप्स कम्स ईज। कि अभी ये खिजा का मौसम है, मगर जब खिजा आती है तो उसके बाद बहार भी आती है। यानी कि आपने इंटरप्रेट कैसे करना है? विद हार्डशिप्स कम्स ईज। आफ्टर एवरी डिफिकल्ट टाइम देयर इज a blessed time, a happy time. So again dear students, अगर देखें तो इन टॉपिक्स को पहले हल्का सा इलेबोरेट करें और उसके बाद इस पे आपने फिर अपना एसे ड्राफ्ट करना है। आज से 10 साल पहले एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपिक पूछा गया था, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग इन इट, कि हर मुश्किल में हमेशा उम्मीद की किरण होती है। सीएसएस में इसी टॉपिक को इस तरह पूछा गया, होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, कि उम्मीद जो है ये बहुत ज्यादा मुतहर्रिक रखने वाली कुव्वत है। होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। सो दोनों का मतलब एक ही है कि एवरी डार्क क्लाउड के हर मुश्किल में हमेशा उम्मीद की किरण होती है। कैसे होती है? अगर हम उन इंसानों की जिंदगी पे नजर डालें जो कि पॉलिटिक्स में थे, साइंस के मैदान से ताल्लुक रखते थे, बिजनेस, रिलीजन या लिटरेचर की फील्ड से ताल्लुक रखते थे, तो उनकी जिंदगी देख के पता चलता है कि सख्त हालात में भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। अगेन द सेम कंटेंट इन पॉलिटिक्स। सख्त तरीन हालात, नेल्सन मंडेला उम्मीद नहीं छोड़ी, 8 बार इलेक्शन हारा, उम्मीद नहीं छोड़ी, बिल आखिर प्रेसिडेंट बना। अब्राहम लिंकन के बाद नेल्सन मंडेला, अगेन सेम, 27 साल जेल में, डार्क क्लाउड, द डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ, बट ही नेवर गेव अप, ही नेवर गेव अप हिज होप। सो इज द केस विद मोहम्मद अली जिन्ना, द कायदे आज़म, कि उम्मीद इन्होंने कभी नहीं हारी। और रिलीजन का जिक्र जरूर कीजिएगा ऐसे ऐसे इसमें, कि बहुत सख्त वक्त आए अंबिया इकराम की जिंदगी में भी, पर उन्होंने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त जिंदान में कैद थे मिस्र के, और कई साल कैद रहे, तो आपने एक बार आहो पुकार की तो उन्हें गैब से आवाज आई, उसी अल्लाह से मांगो जिसने तुम्हें कुएं से निकाला था, कि जिसने तुम्हें कुएं से निकाला था, कि क्या वो तुम्हें इस जिंदान, इस कैद खाने से नहीं निकाल सकता? उसी अल्लाह को पुकारो। आपने उम्मीद नहीं हारी,
मिस्र के बादशाह मुकर्रर हुए। सो एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग इन इट। हर मुश्किल में हमेशा उम्मीद की किरण होती है। आप चाहें तो यहाँ पे मुमालिक की मिसाल भी दे सकते हैं, मगर चूंकि आपका 5 पैराग्राफ ऐसे है सिविल जज का, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। अब आ जाए आउटलाइंस। अगेन आउटलाइंस के वही 3 सेक्शन है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले इस टाइटल को इंटरप्रेट करना है, उसका प्रोवर्ब या स्टेटमेंट आपने लिखनी है। वो आप क्या लिखेंगे कि दिस प्रोवर्ब स्टेटमेंट मींस दैट देयर इज होप इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन। ये प्रोवर्ब, ये मुहावरा क्या कहता है कि उम्मीद बदतरीन हालात में भी हमेशा रहती है। देखिए, अब आपने इस मुहावरे को सबसे पहले इंटरप्रेट करना है। फिर उसके बाद थीसिस लिखना है कि लाइफ स्टोरीज इंडिविजुअल्स की, कहां से, फ्रॉम पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड लिटरेचर एंड नेशंस, कहां से जनाब, वेस्ट और ईस्ट से, प्रूव्स द वरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट, वो इस बयान की हक्कानियत को साबित करती है। ये जुमला तकरीबन हर लिटरेचर के एस्से में आएगा, लिटरेरी एस्से में आएगा, प्रूव्स द वरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट। द लाइफ स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड लिटरेचर प्रूव्स द वरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट। और ये जितने भी टॉपिक्स दिए इसके अंदर यही थीसिस में आएगा हर जगह। स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, द लाइफ स्टोरी ऑफ पीपल फ्रॉम एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मीडिया, रिलीजन प्रूव्स द वरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट। वो इस स्टेटमेंट की हक्कानियत को साबित करते हैं। तो ये एक ही थीसिस है जो इन 10 जुमलों में आपके इस्तेमाल होगा, 10 टॉपिक्स में इस्तेमाल होगा, जो ऊपर मैंने एसे राइटिंग के मुख्तलिफ टॉपिक्स लिखे हुए हैं लिटरेरी एसे के। मेन बॉडी में आपने उन्हीं सेक्टर्स पे बात करनी है जिनकी मिसाल देके आप साबित करना चाहते हैं कि किस तरह हर मुश्किल में हमेशा उम्मीद की किरण होती है। नंबर 1, स्ट्रगल्स इन पॉलिटिकल एरिना। वही बात थी स्टूडेंट्स जो मैं पिछले इतने वक्त से, किन लोगों की कोशिशें साबित करती हैं कि चाहे हालात कितने खराब क्यों ना हो जाए, उम्मीद की किरण हमेशा बाकी रहती है। वही मिसाल है अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, जिना, रोजा पार्क्स। स्टूडेंट्स सिर्फ मेल्स का ही नहीं, फीमेल्स का जिक्र भी आपने जरूर करना है कि रोजा पार्क वो खातून थी अमेरिकन सिविल राइट्स में जिसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इन्होंने उम्मीद नहीं हारी और ये सक्सेसफुल रही। उस दौर में रेजिस्टेंस जिस वक्त कालों को वाकई गुलाम समझा जाता था। स्ट्रगल्स इन साइंटिफिक फील्ड, किन लोगों ने कितनी स्ट्रगल की, मुझे ये बयान करने की जरूरत नहीं है एडिसन की स्ट्रगल क्या थी, मगर इसने उम्मीद नहीं हारी। होप इज द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी डार्क क्लाउड। हर मुश्किल में हमेशा उम्मीद की किरण होती है। तो अगेन यहां पे भी मैडम क्यूरी का जिक्र जरूर कीजिएगा। एक, 2 मर्द और 1 खातून। कोशिश करें, अगर खातून की मिसाल आपके सामने है, मैडम क्यूरी को वुमेन इन ब्लैक ड्रेस, लेडी इन द ब्लैक कहा जाता था क्योंकि 2 ही काले जोड़े थे उनके पास। स्ट्रगल, मुशक्कत बहुत कर रही थी और एक नवाबजादी के पास वो मुलाजमत करती थी जो इंतहाई बदतमीज थी, इनसे बहुत सख्त काम लेती थी। मगर आपने गैमा रेडिएशन दरियाफ्त किया और कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लिया, और फिर वही अमीरजादी, वही नवाबजादी जो बूढ़ी हो चुकी थी, कैंसर का मर्ज उसको खा रहा था, वही आपके पास इलाज कराने आई। तो बदतरीन हालात में भी मैडम क्यूरी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। सो इज द केस इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड की बात करें, रिलीजन की बात करें, ऑल दिस प्रूव्स द वरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट। ये सारे सेक्टर्स जिस वक्त मैं इनकी बात करता हूं, ये स्टेटमेंट इस प्रोवर्ब की सच्चाई को मजीद आश्कार करते हैं कि हर मुश्किल में हमेशा उम्मीद की किरण होती है। लिटरेचर से अगर आप एग्जांपल देना चाहते हैं तो जेके रोलिंग की जरूर दीजिएगा, जो अपना हैरी पॉटर का मुसवदा सब जगह लेके गई मगर हर जगह से रिजेक्ट हुई। बिल आखिर बेस्ट सेलिंग किताब भी इन्हीं की बनी और उस पर कई मूवीज भी।
स्टूडेंट्स, चूंकि आपका ऐसे सिर्फ 5 पैराग्राफ ऐसे है, तो इसलिए सिर्फ 3 टॉपिक्स ही, 3 सेक्टर्स ही आप डिस्कस कर सकते हैं। उसका फैसला आपने खुद करना है। इफ आई वर यू, आई वुड गो फॉर पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, और लिटरेचर या रिलीजन। ये साबित करने के लिए कि हर मुश्किल में हमेशा उम्मीद की किरण होती है। आप चाहें तो इन कौमों की मिसालें भी दे सकते हैं, अक़वाम आलम में से इन मुल्कों की मिसालें भी दे सकते हैं, मगर जाहिर सी बात है जी, आपके 5 पैराग्राफ ऐसे में ये गुंजाइश मौजूद नहीं है। जब हम ऐसे की तरफ आएंगे तो ऐसे का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमने शुरू कैसे करना है कि द स्टेटमेंट एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मींस दैट देयर इज होप इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन। सबसे पहले आपने लिटरेरी ऐसे को इलेबोरेट करना है कि भाई इसका मतलब है क्या। फिर उसके बाद आप चाहें तो अटेंशन ग्रैबर लिख सकते हैं। ये अटेंशन ग्रैबर एक किस्सा मैंने लिया है, कुछ ज्यादा ही लेंथी हो गया बेटा, आपने सिर्फ 2-4 जुमलों का ही लिखना है। कहानी कुछ यूं है कि दूसरी जंग अजीम में यहूदियों को या कत्ल किया जा रहा होता है या कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, जो कि मॉडर्न जिन्हें आप जेल भी कह सकते हैं, वहां पे भेज दिया जाता है और वहां पे भी इंसानियत सोज इनके साथ सलूक किया जाता है। तो उसी किसी प्रिजन कैंप में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, एक यहूदी भी कैद था जिसका नाम था जेकब द लायर, जिसे तारीख जेकब एक झूठा इस नाम से याद करती है। जेकब ने जब यह देखा कि सारे के सारे यहूदी तो जीने की आस ही छोड़ बैठे, नाउम्मीद हो गए, तो उसने कहा यह बड़ा खतरनाक है, इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उसने एक प्लान सोचा। प्लान यह था कि मैं रोज इन लोगों को झूठी कहानियां सुनाऊंगा कि जर्मनी हर जगह महाज पे हार रहा है इत्तेहादियों के सामने। तो चुनाचे वो यही कहानियां फर्जी सुनाना शुरू हो गया। लोग जब कहते तो भाई कैसे पता, तो कहता था मेरे पास रेडियो पड़ा है, मैं वहां से ये खबरें सुनता। रोज वो एक घड़ी घड़ाई कहानी सुनाया करता था कि जर्मनों को शिकस्त हो रही है। उसका असर यह हुआ कि यहूदी जितने भी उस प्रिजन कैंप में थे वो बड़े खुश नजर आना शुरू हुए। इससे जर्मन को सख्त तकलीफ हुई कि ये पहले अफसरदा नजर आते थे, अब खुश क्यों नजर आते हैं। बहरहाल उनके जासूस ने फिर बताया कि ये जेकब नामी शख्स है जो झूठी खबरें फैला रहा है कि जर्मनी जंग में हार रहा है। वो जेकब को गिरफ्तार करते हैं और कहते हैं अपना गुनाह तस्लीम करो, मगर वो तस्लीम नहीं करता और कहता जनाब मैं सच बोल रहा हूं, मेरे पास रेडियो था, तुम लोगों ने बाद में तोड़ दिया, छीन लिया मुझसे, मैं जो भी बोलता है सच बोलता है, हालांकि वो झूठ ही बोल रहा था। जर्मन उसको फांसी पे लटका देते हैं और उसकी जिंदगी का खात्मा भी कर देते हैं। मगर उसी जेकब की फांसी के चंद दिनों के बाद वो सारे यहूदी आजाद हो जाते हैं क्योंकि जर्मनी जंग हार जाता है। तो जेकब ने किया तो क्या किया। जेकब गेव देम होप इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन, के बदतरीन हालात में भी जेकब ने उनको उम्मीद दी। होप इज ऑलवेज देयर टू कीप स्पिरिट्स अलाइव, अदरवाइज एन इंडिविजुअल और इवन अ नेशन वुड फॉल बिफोर हैविंग अ चांस टू राइज। उम्मीद हमेशा होनी चाहिए अपने को जिंदा रखने के लिए, पुरजोश रखने के लिए, वरना चाहे इंसान हो या कौमें हो, तरक्की करने से पहले ही वो गिर जाती है। अगर नाउम्मीद हो, तरक्की करने से पहले ही वो गिर जाती है। आपने ऐसी लोगों से मिले होंगे आप अपनी जिंदगी में। आप मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, सिविल जज के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे, उम्मीद हार के बैठे होंगे कि यार होना तो है, तो बस उन्हीं का ही होना है जो सिफारशी होंगे, जो इस तरह होंगे, जो इस तरह होंगे, क्योंकि वो उम्मीद हार बैठे। हालांकि उनके अंदर भी उतना ही टैलेंट मौजूद था, मगर उन्होंने पॉजिटिव अप्रोच नहीं अपनाई। उम्मीद बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे सीएसएस, पीएमएस, सिविल जज, तहसीलदार, कोई भी हो, ये सारे उम्मीद पे ही तो कायम है। कोई शख्स, कोई एकेडमी आपको ये गारंटी नहीं दे सकती कि आप सिलेक्ट होंगे। खैर वो ये भी गारंटी नहीं दे सकती आप पास होंगे, मगर आप अपनी मेहनत और कोशिश के बलबूते पे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी इंशाअल्लाह ताला कामयाब जरूर होंगे। तो उम्मीद रोशन रखना ये बहुत जरूरी है, वरना
इंसान और हत्ता के कौमें भी तरक्की करने से पहले ज़वाल पजीर हो जाती है। थीसिस हमेशा पैराग्राफ के आखिर में आएगा कि देयरफॉर दिस ऐसे वुड प्रूव द वेरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट दैट देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग के आगे बताइए ये क्या है? होप। ए डार्क क्लाउड के आगे बताइए ये है क्या? डिफिकल्टी। By the examples of individuals from politics, science, business, religion, sports and literature. आपने इसमें से सिर्फ 3 मैदानों का इंतखाब करना है: पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड लिटरेचर, या पॉलिटिक्स, साइंस एंड बिजनेस। दिस एंटायरली अप टू यू। तो चुनाचे मिसालें उन कामयाब लोगों की, उन इंतहाई अहम लोगों की पॉलिटिक्स, साइंस, बिजनेस, रिलीजन, स्पोर्ट्स और लिटरेचर की दुनिया से दी गई हैं, ताकि इस बात की सच्चाई को साबित किया जाए कि एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग इन इट, कि हर मुश्किल में हमेशा उम्मीद की किरण होती है। So dear students, this is how you will deal with these literary essays. कि ये 10 या इवन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां पे सिर्फ टाइटल तब्दील होता है, बाकी सारा कंटेंट सेम ही होता है। क्योंकि सारा कंटेंट आपने निकालना कहां से है? पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन, बिजनेस, रिलीजन, स्पोर्ट्स और मीडिया। और मीडिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हैंड आउट आपसे शेयर कर दिया जाएगा। इसी के कंटेंट को रिवाइज कीजिए और इसी की टेक्निक को समझिए। लिटरेरी एसेज एक बहुत अच्छी चॉइस है। वंस यू इंटरप्रेट देम करेक्टली, देन दे आर एज इजी एज राइटिंग एक्सपोजिटरी एसेज। यहां तक डियर स्टूडेंट्स कोई अगर बात कंफ्यूजिंग हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, अगर हम इस तरह कोई सिचुएशन खुद से बनाए ना इंट्रोडक्शन में या पैराग्राफ में, तो वो ठीक रहेगा? अगर तो बेटा वो रेलेवेंट है, अपीलिंग है, तो ठीक है। क्रिएटिविटी अगर आपकी अच्छी है तो अप्रिशिएट डेफिनेटली की जा सकती है।